अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 2 महीने से लगातार चल रही इस कवायद, इस अटकलबाजी और कयास के बीच आज राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मां की सीट पर बेटा चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी है। क्यों छोड़ी, इसको लेकर आज पूरे इंटरनेट और पूरे टेलीविजन मीडिया में जबरदस्त डिबेट का विषय चल रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ी, कारण क्या था। और सोनिया गांधी के निजी सचिव यानी पीए ने अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। क्या यह गंभीर कदम है या फिर कांग्रेस अमेठी की बैटल को गंवाना चाहती है? आज मुद्दा इसी विषय पर चर्चा का है। आज की कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बहन भाइयों, आज राहुल गांधी ने अपनी मां की सीट पर यानी विरासत को की कर्मभूमि पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी, उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी में अपनी परंपरागत सीट, जहां से राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, जो उनका अपना किला था, जिसको उन्होंने स्वयं बनाया था, मिला विरासत में था, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। लेकिन 2019 के चुनाव को हारने के बाद मैंने कल की डिबेट में भी इस बात का उल्लेख किया था कि राहुल गांधी हार का सदमा उनको बड़ा गहरा लगा और अमेठी से उनका मोह भंग हो गया। अमेठी की तरफ पलटकर वो 5 सालों में सिर्फ 2 मर्तबा आए। एक बीच में 2022 की यात्रा के दौरान जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा के वक्त वहां से वो गुजरे थे। अमेठी की मदद वो करते रहे, वहां के लोगों के टच में रहे, लेकिन अमेठी को राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि के तौर पर उनका मोह भंग हो गया। स्मृति ईरानी के सामने हार का सदमा राहुल गांधी को बड़ा गंभीर लगा। शायद यही कारण है कि वो वायनाड शिफ्ट हो गए। लेकिन आज जब अपनी मां की सीट पर सोनिया गांधी ने जिस रायबरेली को छोड़ा, उस रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल किया। बहन भाइयों, रायबरेली एक इकलौती ऐसी सीट है पूरे देश में, हवा किसी की भी हो, लहर किसी की भी हो, सुनामी किसी की भी हो, माहौल किसी का भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी रायबरेली की सीट पर निर्विवाद रूप से हमेशा जीतती आई है और उसका एक बहुत बड़ा वोट बेस है। और वो सभी तबके में, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, कोई भी वर्ग हो, कांग्रेस के पास अपना एक बड़ा वोट बेस जो रायबरेली का मतदाता है, वो बड़े प्राउडली कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली के साथ खड़ा होता है। और यही हाल पहले 2019 के तक अमेठी में भी था। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने उस तिलिस्म को तोड़ दिया। तो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? आज उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक सब लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी मां की कर्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि उन्होंने अब बना ली है। अब मसला यह है कि राहुल अगर रायबरेली जीत जाते हैं तो वो वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली? जैसा उन्होंने इमोशनल पत्र लिखा है ट्विटर पे, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। आई एम नॉट श्योर। तो अमेठी क्यों नहीं लड़े, या प्रियंका गांधी अमेठी क्यों नहीं आई? आखिर प्रियंका गांधी संसदीय चुनाव, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहती? कोई कारण है? स्मृति ईरानी का सामना करने में कांग्रेस को कोई भय है? कांग्रेस, अगर उनके कार्यकर्ताओं में एक मायूसी सी है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना लड़े अमेठी का किला बीजेपी को सौंप दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर अमेठी में बड़ा दुख का भाव है, वो निराश हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, उनका अमेठी पर कितना होल्ड हो गया है। अमेठी पर किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच काम किया, अपनी जगह बनाई, घर बनाया, वोटर भी बन गई। और राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चली गए। अब कांग्रेस इसको रणनीति बताए, उनके समर्थक इसको दूर का विजन बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन जब आप अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, और लाजमी है, सवाल उठने भी चाहिए। कोई अपना घर, अपना किला, अपना गढ़, अपना महल यूं ही नहीं सौंप देता, कोई तो वजह होगी। और यही वजह आज सारा दिन चर्चा का विषय है कि राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ी, और अगर छोड़ भी रहे थे, विकल्प के तौर पर उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव लड़ सकती थी,
लेकिन उनको उनका संसदीय अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की उनकी शुरुआत नहीं हुई। वो चुनाव प्रचार जरूर कर रही हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से परहेज कर रही हैं। तो ये कांग्रेस को ताकत दे गया ये कदम, या फिर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बैडली डैमेज कर गया? क्या हुआ? भाई मेजॉरिटी राय यह है कि कांग्रेस का ये कदम अमेठी को खाली छोड़ना, ये उनको नुकसान पहुंचाता है। उनके कार्यकर्ताओं में एक तरीके से हताशा और निराशा का भाव पैदा करता है। लोग गांधी फैमिली का मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जानते हैं, रॉबर्ट वाड्रा को नहीं जानते, और किशोरी लाल शर्मा को भी गांधी फैमिली नहीं समझा जाता। लिहाजा अमेठी के मुकाबले को लेकर स्थिति एकदम साफ है। रायबरेली चूंकि राहुल गांधी खुद लड़ने आ रहे हैं, और मैंने स्वयं भी बताया कि रायबरेली कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ है जहां किसी की भी सुनामी लहर माहौल हो, कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस सभी तबके में। दिनेश प्रताप सिंह वहां से चुनाव मैदान में है। दिनेश सोनिया गांधी की फैमिली के बड़े खास आदमी होते थे। रायबरेली पर कंट्रोल कांग्रेस के समय दिनेश प्रताप का ही रहता था। वक्त बदला, सरकार गई, दिनेश प्रताप बीजेपी में आ गए, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी उनको मिनिस्टर बना के रखी जब वो विधायक भी नहीं थे, फिर उन्हें एमएलसी बनाया गया। यानी इस हथियार को बीजेपी ने धार दी, तैयार किया और सोनिया गांधी के सामने दोबारा खड़ा कर दिया। पिछली बार दिनेश ने हार जीत के मार्जिन में बड़ी कमी कर दी थी। 3.5 लाख से जीतती थी सोनिया गांधी, 1,60,000 के आसपास समेटा। और इस बार वही दिनेश फिर सोनिया गांधी के अब राहुल गांधी के सामने। इस बार क्या होगा? आज चर्चा इसी विषय पर। एक चीज है जो मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हो न हो, पिछले 10 दिनों से सुर्खियां, डिबेट, प्रचार, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ये लड़ेंगी, यही सब चल रहा है। इसमें जरूर कामयाबी कांग्रेस को मिली है। कुछ स्टेटमेंट सुने। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, किसी से डरते नहीं हो। मोदी जी को कोई डरने का कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया में किसी अन्याय के साथ राहुल गांधी समझौता नहीं किए हैं और किसी से डरता भी नहीं है। कोई भी कांग्रेस की कार्यकर्ता मोदी जी से नहीं डरता। जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? ये सवाल परिवार का नहीं है। इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा। राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली गए। बहुत बधाई उन्हें, बहुत बधाई उन्हें, बहुत बधाई उन्हें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिको जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। अनिल यादव जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। क्यों चले गए अमेठी छोड़कर? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपकी बातें सुन रहा था, और खुद आपने ही कहा कि कल तक आप लोग ये चर्चा कर रहे थे, और आप ही नहीं, तमाम मीडिया ये चर्चा कर रहा था कि भाई कब डिक्लेयर करेंगे, व्हेन व्हाई नॉट डिक्लेयरिंग, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। आज जब हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आज चर्चा ये हो रही है कि यहां से इनको क्यों किया, वहां से उनको क्यों किया। उसके बाद आपने भी कहा, दूसरा प्रश्न ये आ गया कि हमने जब केएल शर्मा जी को अमेठी से लड़ाया, तो ये प्रश्न भी आ गया कि प्रियंका जी को क्यों नहीं लड़ाया गया। अभी अगर हम प्रियंका जी को लड़ाते तो आप ही यहाँ चर्चा में मुझसे कहते कि गांधी परिवार के अलावा कोई और पार्टी में कोई नेता नहीं है, किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके की बातों का ना तो कोई अंत है और ना इनके कोई जवाब लगातार दिए जा सकते हैं। हाँ, अब मैं आपके मुद्दे की बात पर आता हूं। देखिए, जहां तक अमेठी की बात है, केएल शर्मा जी तो हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं।
आज जो पिछले 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी के साथ जो धोखा किया है, जो विकास के नाम पे विनाश किया है, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इतना सक्षम है कि अगर स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ेगा तो निश्चित तौर पे हरा देगा। जब आपके सेनापति मैदान छोड़कर चले गए तो अब आप ये कहते हैं कि छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हटा देगा या हरा देगा, तो सेनापति या सेनापति के परिवार के लोग क्यों नहीं आए सामने? कुछ तो डर है। मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूं। अब जहां तक रायबरेली की लड़ने की बात है, देखिए आपने देखा होगा जब सोनिया जी का राज्यसभा से नामांकन हुआ तो उन्होंने अमेठी रायबरेली के नाम एक पत्र लिखा। उनमें उस पत्र में उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली की जनता मेरा परिवार है और मैं यहां से आपकी सांसद ना भी रहूं तो भी मेरा जो दिल है और मेरी जो आत्मा है वो हमेशा रायबरेली में रहेगी। आज राहुल गांधी जी एक अच्छे बेटे की तरह उस माँ का प्रतिबिंब बनकर रायबरेली के लोगों के बीच रहेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर माँ की इच्छा को पूरा किया जाता है। हम लोग ऐसे है नहीं कि लाइन में, नोटों की लाइन में लगा दें थोड़ी सी पीआर के लिए, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आप जानते ही हैं कौन लोग करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो संस्कार हैं और चीजें हैं परिवार की। तो ये अमेठी के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि उनको आउटराइटली आपने रिफ्यूज कर दिया? नहीं, बिल्कुल रिफ्यूज नहीं किया। आप देखिए कि जब अमेठी के लोगों ने, हम तो आज भी अपने विकास की बात कर रहे हैं, जब अमेठी के लोगों ने स्मृति जी को चुना, उसके बाद भी जब कोविड का बुरा समय आया लोगों पे, जब खाने के लाले पड़ रहे थे, दवाइयों के इलाज के लाले पड़ रहे थे, तो कौन खड़ा था अमेठी के लोगों में? राहुल गांधी जी दवाइयां प्रोवाइड करा रहे थे, उनको सारी। आज आपने देखा होगा कि सारे दिन टीवी पे, इंटरनेट पे सिर्फ एक बहस है कि गांधी फैमिली ने अमेठी क्यों छोड़ा। आप अब तक एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नहीं, ये देखिए अपने अपने सोचने का तरीका है। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे होंगे उनको रीजन भी समझ आया होगा। हम दोनों सीटें जीतना चाहते हैं, इसीलिए हमने कौन सा रीजन बताए हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, थोड़ा मुझे भी समझा दो। नहीं, स्ट्रैटेजी के तहत मैंने बताया ना आपको कि भाई के आज की तारीख में जब 5 साल में आपने कभी स्मृति ईरानी जी को संसद में खड़े होकर देखा कि भाई अमेठी के किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुना आपने? हम तो पूछना चाहते हैं कि अरे अपने पीए को मैदान में उतारना, निजी सचिव को उतारना कौन सी रणनीति है भाई साहब? निजी सचिव क्या होता है? 99 से वो वहां पर एक एक मुद्दे पे, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे बच्चों के कोई भी समस्या हो, वहां पर केएल शर्मा जी उसे लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं उनको मौका बनना? जब हमें अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को मौका देना है तो ऐसे व्यक्ति को मौका देंगे ना जिसकी स्वीकार्यता। आप ही के समर्थक जो आपका सारा दिन गुणगान करते हैं, आज तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, बड़ा स्यापा चल रहा है। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कराई हुई। अरे आपके लोग हैं, सारा दिन आपका गाना गाते हैं। अब एक ट्वीट लिख दिया खिलाफ तो आप कह रहे हो उनके लोग हैं। अब ये तो ब्रजेश जी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप जो बात, अरे ऐसे मत फंसाओ ऐसे मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं संजय चौधरी जी को इनवाइट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। चौधरी जी स्वागत आपका। देखिए, कुछ मिला हो ना मिला हो कांग्रेस को, एक चीज जरूर मिल गई अमेठी और रायबरेली से। बम्पर प्रचार हुआ सर। 3 दिन से तो मैं विशेष तौर पर देख रहा हूं कि टीवी मीडिया हो, डिबेट हो, खाली नहीं कर रही। सर उनको जो चाहिए था उनको मिल गया। ऐसा लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के ट्रैप में फंस गई सर। देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रचार से इनको लगता है कि ये अमेठी और रायबरेली का नाम आया है तो निश्चित रूप से ये जानिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश है कि कांग्रेस के युवराज अमेठी छोड़कर गए, जो उनकी अपनी सीट थी। यही कांग्रेस के लोग मुझको लगता है कि पिछले 7 दिनों से कह रहे थे कि इन सीटों पर गांधी परिवार के लोग लड़ेंगे, राहुल जी लड़ेंगी, प्रियंका जी लड़ेंगे। लेकिन हमने जो परिणाम आज देखा है वो परिणाम ये बता रहा है कि अमेठी में तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी हार को स्वीकार कर चुकी है। और रही बची रायबरेली की बात, तो इस दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, मतलब गांधी कांग्रेस का नुमाइंदा, तो आप कह रहे हैं कि हार स्वीकार कर ली? नहीं, क्योंकि गांधी फैमिली के लोग ही कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये गांधी परिवार की ही सीट है। ये तो यही लोग कहते थे। तो गांधी परिवार की सीट, इसका जो लगातार नारा लगाते थे, आज वहां अगर गांधी परिवार का नुमाइंदा 50% स्थान छोड़ देता है तो ये निश्चित जानिए कि अमेठी का इतिहास रायबरेली में दोहराया जाने वाला है। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में भी लगातार अपनी बढ़त को बढ़ाया है, निश्चित रूप से पिछली बार आप अमेठी में कोई मुकाबला पाते हैं या नहीं पाते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? अब तो निजी सचिव
कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पे। देखिए, मुझे लगता है कि जहां बड़े नेता की बात हो रही हो वहां अगर कोई ना उतरे तो निश्चित रूप से जानिए कि अमेठी आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और रायबरेली का भी चुनाव का परिणाम अमेठी के चुनाव परिणाम को दोहराएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता अच्छा, आप रोज डिबेट में सवाल उठाते थे कि रायबरेली से प्रत्याशी नहीं दिया। आपने भी तो 10 घंटे पहले प्रत्याशी घोषित किया, आप कौन सा उनसे आगे थे? नहीं, हम तो यही इंतजार कर रहे थे ना। और जब हमने देखा कि लगता है कि ये जिस तरह से कांग्रेस की हालात हो गई कि कहीं इनका प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहा है, हमको तो ये लगा कि हो सकता है कि कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं है, इसलिए हमने उससे पहले नहीं, इनको हराने वाला कैंडिडेट दिया है। सर, आप ही तो कह रहे थे कि पहले देख लें वो किनका है, इसका मतलब उनकी एनओसी चाहिए थी क्या? नहीं, देखिएगा जिस दिन चुनाव परिणाम होगा ब्रजेश भाई, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेगा, और जब रायबरेली का चुनाव परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं वो निश्चित रूप से साकार होता हुआ दिखाई देगा। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी फैमिली तो आई नहीं, सिर्फ रायबरेली आई, अमेठी तो छोड़ दिया, अब आपके वर्करों का क्या होगा? ब्रजेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी आपने एक स्टेटमेंट चलाया था, और मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, और वो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। देखिए, आपका इतना बड़ा चैनल है, लाखों लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि राहुल जी भाग गए, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी 2014 में गुजरात से वडोदरा से भाग आए थे यहां पर। क्या प्रधानमंत्री जी को लग रहा था कि वहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जी डरे हुए थे? तो खुमार बाराबंकी का एक बहुत अच्छा शेर है कि दूसरों पर अगर तफसीरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आप कहां के रहने वाले? हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। तब ठीक है, अलाउ है तब। जी। तो अब दूसरी बात यह है ब्रजेश जी, ये भागने वाली बात, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बहुत सम्मान करता हूं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? भाई, हमको इसलिए बुरा लग रहा है, हमको बुरा नहीं लग रहा है, हमको तो तरस आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर। अरे, ये राहुल जी की बात क्या करेंगे? ये तो मास रेपिस्ट को चुनाव लड़ा रहे हैं कर्नाटका से, और प्रधानमंत्री जी ऐसे हाथ खड़ा कर रहे थे उसका क्या कि मतलब इसको जिताइए। जो 200 महिलाओं के साथ जिस आदमी ने शोषण किया, प्रधानमंत्री जी उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं देगी। और एक आदमी जिसने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक यात्रा की, चर्चा इस बात पर हो रही है कि साहब वो अमेठी से क्यों नहीं छोड़कर गए, क्यों अमेठी? अपना घर कोई प्रधानमंत्री, मैं अध्यक्ष को अप्रिशिएट करता हूं, कन्नौज लड़े ना, वो चाहते तो विकल्प था, छोड़ देते, पर लड़े वो। प्रधानमंत्री जी क्यों आए थे उत्तर प्रदेश? या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1951 में लड़े थे, कांग्रेस के फैसले से निराश हैं या खुश हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं सचिव के चुनाव लड़ने से खुश हैं। देखिए, उसमें दूसरी बात है, निजी सचिव साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। स्मृति मल्होत्रा जी जो हैं, उन्होंने पूरे देश में अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश की, राहुल जी को उल्टा सीधा कह करके, अपने को राहुल जी के समक्ष खड़ा करके। अब जब निजी सचिव जी से 2 लाख से चुनाव हारेंगी, तब स्मृति मल्होत्रा जी की जो राजनीतिक हैसियत है वो उनको पता चलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, आप बड़ी दिलचस्प पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये तो चलो एक आदमी 2 सीट पे लड़ता है नावेद जी, इनकी पार्टी गजब है, 1 सीट से 2-2 पर्चा दाखिल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी कहां से लाए आप? नहीं, 2-2 पर टेक्नोलॉजी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, देखिए इसी देश में रहनी चाहिए। देखिए, आज की तारीख अभी लखनऊ में क्या ड्रामा चल रहा है देखा, 1 सीट पे 2 और दोनों के पास फार्म और ये भी, इनके पास कोई पीए नहीं है। नहीं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी लाए हो? ब्रजेश जी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है, वो हम लोगों ने देखा कि अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ। तो समाजवाद, भारतीय जनता पार्टी क्या डर क्या है? कोई डर नहीं है। अरे ब्रजेश जी, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की सोच जहां से खत्म होती है, वहां से जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। 1 सीट पे 2-2। अरे हम, आप देखिएगा, अभी 4 जून को हम लोग जब बैठेंगे ब्रजेश जी, और जब हम लोग ये बात कर रहे होंगे और आप अपने संबोधन में कह रहे होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो जननायक। देखिए, जो अच्छा करते हैं, मैंने तो अप्रिशिएट किया कि भाई आपके अध्यक्ष ने ताल ठोकी और अपने किले के बचाने को लड़े आए। लेकिन थोड़ा ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई कि 1 पर 2 कैसे? देखिए ब्रजेश जी, मतलब आधा की पुराना लखनऊ इनको वोट करेगा, नया लखनऊ लड़ेगा तो उसको वोट करेगा, लड़ेगा
बड़ा कंफ्यूजन है। ब्रजेश जी, लड़ेगा एक ही आदमी चुनाव, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, गठबंधन धर्म का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे अक्षरों में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लिखा जाएगा। संजय चौधरी से पूछ लो, लालजी टंडन की फैमिली का तो भी कट गया, इनको बड़ी चिंता है। अरे इन्होंने तो जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया, इन्होंने तो राजेश अग्रवाल का मेरठ से भी टिकट काट दिया, इन्होंने सत्येंद्र पचौरी जी का भी कानपुर से टिकट काट दिया, संतोष गंगवार जैसे बड़े नेता का इन्होंने टिकट काट दिया, राजवीर सिंह जी का इन्होंने हाथरस से टिकट काट दिया। तो इनको तो उत्तर प्रदेश में करीब 10-12 टिकट काट चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका धन्यवाद राजभर जी। तो राहुल गांधी तो फाइनली रायबरेली में आ गए, अमेठी छोड़ दिया, कारण क्या था? आपकी पार्टी क्या मानती है, क्यों छोड़े? कि डरो मत, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। और कुछ लोग नारा ये लगाते थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन डर नहीं सकती। थोड़ा राजभर जी की आवाज बढ़ाई जाए, बोलिए आप। हाँ, कंटिन्यू। नहीं, डर सकती है, लेकिन आज जो डर दिख रहा है, न तो अमेठी में लड़ने की क्षमता बन रही है और रायबरेली में पूरा माहौल बना करके ऑक्सीजन चढ़ाने की कोशिश हो रही है। और ये इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि पूरे देश में यह मैसेज जा रहा है कि देश में 55 साल तक जो सत्ता में रही हो और 15 बार 14 बार वहां सांसद पार्टी बनाई हो और वो अपने बड़े नेता का निर्णय खुद ही नहीं ले पा रही, तो कहीं ना कहीं उनको भी यह बात का पता है कि डर जो बना हुआ है, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी, अब वो अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हम तो 3 दिन वाले हैं और वहां 30 दिन रहने वाला प्रत्याशी मिल गया। आपने उदाहरण देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रॉकेट लॉन्चिंग होती है बराबर, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी की रॉकेट लॉन्चिंग हो और चाहे वो वाड्रा साहब बराबर कोशिश कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाता तो हम भी कहीं से लॉन्च हो जाते। तो 2 लॉन्चिंग में कहीं ना कहीं वो लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। शूटिंग की जो फिल्म बन रही है वो घोसी वाली लॉन्चिंग कैसी चल रही है? देखिए, घोसी में पूरी छड़ी एकदम डट के लड़ रही है। और छड़ी खड़ी है या छड़ी लेटी है? अभी 20% मुसलमान भी डट के छड़ी के साथ खड़े हो रहे हैं। कौन मुसलमान? की है कि मुसलमान, अरे नहीं, कैसी बात करते हैं? मुसलमान भी घोसी लोकसभा के हर एक नगर टाउन के आप देखेंगे, मोहल्ले के, गांव के, टाउन के, हर एक गांव के मुसलमान भी। ये कौन सा फार्मूला लाए हो? इस पे तो संजय चौधरी भी हंस ले रहे हैं। नहीं, अरे हम विकास उनको दे रहे हैं, हम उनको सरकार की योजनाएं दे रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम हर वर्ग को हिस्सेदारी दे रहे हैं, हर वर्ग को योजना का लाभ दे रहे हैं। इसीलिए तो रायबरेली में डर करके भाग गए, इसीलिए अमेठी में देख रहे हैं कि विकास की यात्रा तो श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ जा रहा है और वहां के लोग अपने प्रत्याशी स्मृति ईरानी को मान रहे हैं, बाहरी 10 जनपद जाने वालों को नहीं मान रहे हैं कि 5 साल में सिर्फ 3 दिन झांकिए और उसके बाद दिल्ली की हवा खाइए। तो वही तो स्थिति दिख रही है। अब रायबरेली वायनाड दोनों सीट अब देखिएगा असमंजस में होगा। अब वहां धोखा देंगे वायनाड वालों को कि रायबरेली वालों को धोखा देंगे। एक अमेठी तो धोखा खा ही चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसको धोखा दिया था? पहला राउंड है ना, क्यों इंटरप्शन सर? सवाल होना चाहिए, नोट कर लो, जवाब दे देना। लेकिन जीतने के बाद तो भी जनता के बीच में रहना चाहिए, उनके सुख दुख में रहना चाहिए, उनके विकास के कामों में रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी सांसद अभी अगर टिकट दे देते प्रियंका गांधी को तो आप लोग कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। नहीं, देखिए 55 साल तक 33% परिवारवाद पे आप क्या बोलेंगे? आप तो रहने ही दो। नहीं, 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने 33% महिलाओं को आरक्षण तो दे नहीं पाई और आज मोदी जी ने अगर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कराया, आधी आबादी की व्यवस्था कराया, तो उसमें भी तो उनकी भागीदारी तो हम दे ही रहे थे। लेकिन वो डर के भाग गए कि नहीं, हमें लड़ना ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही जिंदाबाद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नावेद शिको जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। नावेद जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर क्यों गए? देखिए, एक बात जो आपने कही, मैं उस बात पे बात करना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि माहौल थोड़ा बदल गया और इसकी चर्चाएं खूब हुई। ये बात बिल्कुल सही कि कांग्रेस ने सस्पेंस बना के चला, उसकी वजह से हर तरफ 2 ही 3 जुमले बार बार मीडिया में और चर्चा में आते रहे। राहुल गांधी
अमेठी, रायबरेली, प्रियंका गांधी, ये बार बार आती रहे। और ये बिल्कुल बात सही है कि मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था, इनका सहयोगी दल जो है कांग्रेस के, कि चर्चा पर्चा खर्चा ये होना चाहिए, इससे इलेक्शन में फायदा होता है। लेकिन मुझे एक बिल्कुल नई चीज दिख रही है। मुझे लग रहा है कि ये चर्चा जो है ये नुकसानदेह साबित होगी इंडिया गठबंधन। अनिल यादव जी मोबाइल छोड़ के अगर सुन लीजिए ब्रजेश जी, आपने इस बात को गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से मोबाइल सर जान छोड़िए उसकी, चुनाव के टाइम में एक माहौल जो होता है वो बहुत असर करता है। अच्छा। चुनाव के टाइम का माहौल बहुत असर करता है। एक चर्चा ऐसी हो गई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी के शिकंज पे पसीना आ गया था। संविधान की चर्चा जो हो गई थी ना, आरक्षण की जो चर्चा हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। अच्छा, इस मुद्दे की गूंज नीचे तक है। अरे आप सुनिए तो मेरी बात, ये चर्चा दब गई। इस चर्चा में स्पीड ब्रेकर लग गया। ओके। ये चर्चा आपने खुद इसमें चर्चा की, लगातार के लग रहा था दलित वोट बैंक खिसके जा रहा है, संविधान छीने जा रहा है, आरक्षण चला जाए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा कि संविधान नहीं जाएगा साहब, आरक्षण अगर जाएगा तो मुसलमान छीन लेंगे साहब, कांग्रेस से सावधान। ये वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी के, ये बताता है कि आरक्षण और संविधान का चर्चा बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन को आगे लिए जा रही थी, जिसको कांग्रेस ने खुद स्पीड ब्रेकर लगा दिया। और हर तरफ बरेली, रायबरेली, ये चर्चा जो है मुझे लगता है कि ये थमना, ये भाजपा के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। ये तो एकदम नया समीकरण है। बिल्कुल, आप खुद बताइए, ये चर्चा क्या आप नहीं करते थे? संविधान की बात हर दिन होती थी, आपने 8 दिन से नहीं की, किसी ने नहीं की, क्योंकि हर समय अच्छा आया टिकट नहीं मिला, लिस्ट फेक लिस्ट आ गई, झूठी लिस्ट आ गई, वायरल हो रही है अमेठी, रायबरेली। इस चर्चा ने वो अच्छा, कई लोगों से रुका नहीं जा रहा, तो घर पे बड़ी लहर थी। अरे ब्रजेश भाई, वो लहर वाकई बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो लहर दब गई। कम से कम 3, अगर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो फिर स्पीड पकड़ने में समय लगता है। अब आप जोर जोर से बोल के ये स्कीम सबको बताइए। दूसरी बात, थोड़ा सा समय और दे दीजिए। देखिए 80 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती थी। मोदी लहर थी, योगी लहर थी, हिंदुत्व था, विकास था, बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, और उसमें भी 1 सीट बच गई थी। यानी सबसे हलवा सीट थी, सबसे हलवा, सबसे आसान सीट थी, कांग्रेसी सीट थी वो। उस पर जाकर बैठ गए राहुल गांधी जी। कौन राहुल गांधी जी? जिनसे उम्मीद की जा रही है, विपक्ष कर रहा है कि वो मोदी को हरा देंगे। आपके हिसाब से अमेठी छोड़ना राहुल का गलत फैसला था? बिल्कुल गलत फैसला है। इसलिए गलत फैसला है, देखिए मैं मुझे 10 सेकंड और देती, स्मृति ईरानी जी की तारीफ करनी पड़ेगी इस मायने में कि 2 नेताओं का मैं जिक्र करूंगा। राहुल गांधी जी का डरो मत, इसको किसने अपनाया? स्मृति ईरानी जी ने। करेक्ट। हारी फिर जीत गई, इससे सीखना चाहिए था राहुल गांधी जी को। घर बना लिया, वोटर हो गई, फिर जीत गई, फिर और यही स्पीड होनी चाहिए, सबसे बड़े। और प्रियंका जी ने क्या कहा था? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ताकत है महिलाओं में। और उन्होंने दिखा दिया कि देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को हम घर से निकाल सकते हैं। यानी प्रियंका जी के सिद्धांत को अमल में कौन लाया? स्मृति ईरानी जी। डरूंगी नहीं, इसको कौन लाया? स्मृति ईरानी जी। यानी विपक्ष के 2 नेताओं ने कहा, सिर्फ यानी राहुल जी ने कहा लेकिन उसको अमल नहीं किया। प्रियंका जी ने कहा लेकिन वो लड़ी नहीं के लिए। भाई प्रियंका जी लड़ी क्यों नहीं? जब वो कह सकती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ना चाहिए था। थैंक यू नावेद जी। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी शामिल करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप उन कारणों का पता कर पाए कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, रायबरेली क्यों चुना, रायबरेली में क्या माहौल है, और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जा रहे हैं। कल खबर आपने ही ब्रेक की, दुनिया को आपसे ही पता चला कि किशोरी लाल शर्मा लड़ेंगे, तब तक तो किसी को पता ही नहीं था। तो अब दोनों जगह का जब आपने आज कवरेज किया और एनालिसिस किया, आपने क्या महसूस किया? देखिए, ये बात खुद कांग्रेस के लोगों के समझ में नहीं आ रही है कि राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से लड़ाने के पीछे क्या रणनीति है। आखिर ऐसा कांग्रेस को कौन सा बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है जो उन्होंने रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है और इस पर इतना सस्पेंस रखा। ये जरूर है कि रायबरेली में कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, गांधी परिवार को जिताता आया है, लोगों ने उत्साह भी दिखाया, लेकिन राहुल गांधी तो 2 बार सांसद रहे अमेठी से, एक बार वो हार गए, उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। इतना सस्पेंस बनाकर लड़ाने क्या फायदा? पहले ही ऐलान कर देते कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, तो अमेठी में अपना जिसको देना होता देते। देखिए, ऐसा लगता है कि
पहले ये दबाव था कि प्रियंका भी चुनाव लड़ें, लेकिन आखिरी वक्त तक शायद वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी, पहले उन्हीं के लिए शायद रायबरेली के लिए सोचा जा रहा था, तो उसके बाद फिर राहुल गांधी का नाम अंतिम समय में घोषित किया गया और अमेठी को किशोरी लाल शर्मा के लिए कहा गया। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना किया, लेकिन अगर राहुल वायनाड और रायबरेली दोनों जीत जाते हैं, तब वायनाड से वो किसे लड़ाएंगे? क्या प्रियंका गांधी वायनाड लड़ने जाएंगी? यह भी एक बड़ा सवाल फिर बनेगा। लेकिन आप चाहे इसे पलायन समझिए, चाहे इसे डर या जो संघर्ष का मादा कहते हैं जिसे, ये सब आज अमेठी और रायबरेली में देखने को मिला है। किशोरी लाल स्मृति ईरानी के सामने कितना टिक पाएंगे, ये वहां के लोग बता सकते हैं, क्योंकि किशोरी लाल 40 साल से गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको काट और छांट न दिया हो। तो अब तक तो दूसरे चुनाव में हमेशा करते रहे, अब की बार खुद वो मैदान में हैं। अब कटाई और छटाई का मुकाबला सीधे है उनका, और अब लोग उनसे हिसाब किताब कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा मामला है। ब्रजेश जी, स्मृति ईरानी अब पूरी तरह से अमेठी की हो गई हैं। अब आप कहिए तो अमेठी उनका परिवार हो गया है, और अमेठी के लिए अब स्मृति ईरानी अनिवार्य हो गई है, और कहा जाए तो वो छोड़कर अमेठी जाने वाली नहीं है। तो ये अमेठी के लोगों को भी शायद भरोसा हो गया, और जिस तरह से वो काम करती हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके सामने जब तक कोई बड़ा चेहरा लड़ने के लिए कांग्रेस का ना आता राहुल या प्रियंका में से, तो उनको हरा पाना अब मुश्किल है। तो ये बात लोगों के समझ में आ गई। और जब से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी और राकेश सिंह ये राज्यसभा के चुनाव में अलग हुए समाजवादी पार्टी से, उसका भी फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो स्मृति ईरानी को ही मिल रहा है। तो ये तो रही लाभ की बात। दूसरी ओर दिनेश सिंह हैं, जो कसम खाए थे कि अब हम कांग्रेस के झंडा में ही लिपट के मरेंगे, और आज वही कांग्रेस की कब्र खोद रहे हैं। वही दिनेश सिंह आज राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस को नष्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये वक्त का देखिए कैसा खेल है और कैसा इम्तिहान, कि जो व्यक्ति कल कस्में खाता था, आज वही व्यक्ति सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि दिनेश सिंह तब एमएलसी थे, आज मंत्री बना दिए गए हैं, और रायबरेली में अब वो कितनी चुनौती बनेंगे ये तो वक्त बताएगा जी। लेकिन सत्ता का जो प्रेम है नेताओं का, वो झंडा बदले चाहे प्राण रहे चाहे जाए, लेकिन अगर सत्ता मिल रही है तो वो सब कुछ बदलने को तैयार हैं। इस तरह की सियासत भी उत्तर प्रदेश में इन दिनों खूब देखने को मिल रही है, और जब वक्त बदलाव का आता है तो वो चूकते नहीं हैं। फिलहाल एक चीज और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने 17 सीटें समाजवादी से गठबंधन में दबाव बना के न ली होती, तब भी उसका काम चल सकता था। 10 सीट पे कांग्रेस ठीक से लड़ती और 7 सीट बाकी सपा को दे देती, तो सपा वहां और मजबूती से लड़ रही होती। ये जो कांग्रेस ने दिखावटी हंगामा करके दबाव बना के ले लिया, कैंडिडेटें नहीं जब तुम्हारे पास है अमेठी और रायबरेली में, तो 17 पे लड़ने का क्या फायदा हुआ? ये भी इनको सोचना चाहिए। ब्रजेश जी, जो पहले चरण की कम वोटिंग हुई थी और जो भाजपा जिसको लेकर डर गई थी, परेशान हुई थी, उसने उस चीज को इस कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली के असमंजस से काफी मेकअप कर लिया जी। इसको मानसिक बढ़त आप कह सकते हैं कि भाजपा ने ली, और दूसरा भाजपा के नेताओं ने फोकस भी यूपी में बढ़ाया। ये समीकरण इस तरह से बने कि अब भाजपा आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है इस चुनाव में, तो ये भी अपनी स्थिति में बीजेपी को एक बड़ा सुधार करने का मौका मिला, ये भी आप देख सकते हैं। वैसे राहुल गांधी आज नामांकन कर दिए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में तो दुनिया जानती है। उनका जो प्रचार है
उसकी सियासत कुछ इसी तरह की है। अमिताभ बच्चन जो आदमी हो गजब के आदमी हैं। पहले कहते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आके खेलो, पैसा जीतो। फिर कहते हैं कि जो पैसा जीते हो कल्याण ज्वेलर से जाके होकर सोना खरीद लो। फिर कहते हैं कि जो सोना कल्याण ज्वेलर से खरीदो का मुथूट फाइनेंस वाले के यहाँ गिरवी रख के पैसा नगद ले लो। और फिर कहते हैं कि अगर कर्ज जब सोना गिरवी रखे हो तो भाई अगर कर्ज भरने की टेंशन है तो शर्मा नवरत्न तेल लगा लो, ठंडा ठंडा महसूस होगा, टेंशन दूर हो जाएगा। तो ये सब जो है एक से एक तरीका है, वैसे राजनीति है जी कि यहाँ से नहीं लड़ोगे तो गड़बड़ है, वहां लड़ोगे तो गड़बड़ है, ये छोड़ के भागे, वो डर गए जी। ये सब तमाम किस्से और कहानियां हैं। बहरहाल सुनिएगा कि जिस चमन को खाली दूसरों के हवाले कर दिया जाता है वो चमन उजड़ जाते हैं, इसलिए बागबा को नजर रखनी चाहिए हरदम चमन पर। सुनिएगा कि अगर कोई पूछता नहीं होता तो कोई देवता नहीं होता, और सब्र कल मुश्किलों का हल होगा, वक्त किसका बुरा नहीं होता, और वो जो सबके करीब होता है वो किसी का सगा नहीं होता, और बागबा पर नजर रखी होती तो चमन यूं लुटा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियंस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मृति ईरानी ने अमेठी से नया इतिहास रचा है। राजनीतिक रूप से उन्होंने अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ था, किला था और उनका राज था, वहां पे जिस अमेठी से वो हारे नहीं थे, वो अमेठी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यही उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट, अमेठी के प्रति उनका लगाव और रुककर वहां जनता के बीच काम करना, ये आज उसका परिणाम है कि जब गांधी परिवार ये कहता है कि उसकी लहर चल रही है या कांग्रेस सत्ता में आने वाली है या कांग्रेस बहुत चमत्कार कर रही है, तब राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना पड़ा। यह शायद एक बड़ी घटना है और इस घटना का एनालिसिस आने वाला वक्त जरूर करेगा। मेरे साथ अनिल यादव मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल जी, घूमकर सवाल वही आ रहा है और सब लोग आपसे इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि जो अच्छे बुरे किसी वक्त में अमेठी ने आपका साथ नहीं छोड़ा, वो सिर्फ एक झटका लगने मात्र से आपने उस अमेठी से खुद को अलग कर लिया। आपसे मतलब गांधी फैमिली से। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जब हम डिबेट्स पे बैठते हैं और अलग अलग जो विश्लेषक हैं जब वो बात करते हैं तो उस पर विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि विश्लेषण कम और फैसला ज्यादा सुनाया जा रहा है। लग रहा है कि 4 जून के क्या आंकड़े होंगे, भारत समाचार के जो संबंधित लोग हैं उनके पास पहले से ही मौजूद हैं। मैं सुन रहा था अभी अपने भाई जो SBS के पार्टी के हैं, राजभर जी की पार्टी के हैं, अभी देखिए एक मंत्री पद जो है क्या ना करवा दे, यही वो पार्टी है। इन्हीं के पिताजी थे जो कहते थे कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है। अब देखिए कैसे बेटे कसीदे एक के बाद एक पढ़े जा रहे हैं। इनके चुनाव में इनके पिताजी का भाषण सुन रहा था, जनता को धमका रहे हैं। ये कह रहे थे ना ऑक्सीजन चढ़ाने का प्रयत्न, ऑक्सीजन तो ये भैया चढ़ा रहे हैं घोसी में, वहां पर कहते हैं कि एक नहीं 2 मंत्रालय मिला है और जनता को धमका रहे। और पहले दरोगा वाला हमने देखा ही था, पीले गमछे वाला। तो इन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। आज यहाँ फायदा है तो यहाँ की बात कर देंगे, कल हमारी तरफ होंगे, हमारी तरफ फायदा होगा तो वहां की बात कर देंगे। एक भाई साहब कह रहे थे आरक्षण की बात, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे अग्री करता हूं कि आरक्षण की जो बात थी वो जन जन तक बिल्कुल नीचे ग्राउंड जीरो तक पहुंची थी। और आज भी वो बात ग्राउंड जीरो पे इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो कह रहे हैं कि मैं 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसे हटाकर पिछड़े दलित आदिवासी को अधिकार देने का काम करूंगा, उनके बच्चों को ज्यादा सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि ये भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपोज हो गई ना कि 400 पार चाहिए, संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना है। यदि ऐसा नहीं है तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता से कहिए कि ये भी कहें कि हम 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 60 कर देंगे, 70 कर देंगे, चाहे 5% बढ़वा दीजिए, नहीं कह पाएंगे। तो जो असली मुद्दे हैं वो ये है। और आपके सब मुद्दे पॉलिटिकल, आप मुद्दों को बिल्कुल उठाइए, लेकिन इसका भी जवाब दीजिए। इसका जवाब छोड़ा क्यों? स्मृति जी मैं बता रहा हूं, देखिए जो अमेठी सीट की बात है, आप ये तो मानेंगे ये तो जनता के हाथ में फैसला है कि भाई
किसको जिताना है, किसको हराना है। मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि 5 साल जो अमेठी की जनता है उसने एक्टिंग और ओवर एक्टिंग देखी, लेकिन काम नहीं देखा। काम देखा होता तो जो ट्रिपल आईटी का जो इंस्टीट्यूट वहां अमेठी में राहुल गांधी जी जिसे खोल के आए थे वो चलता, वो बंद हो गया। मेगा फूड पार्क जिसका उद्घाटन राहुल जी करके आए थे वो बंद हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वो बंद हो गया। आज किस काम पे इन्होंने, आप देखिए ना, जब तो आपको लड़ाना ही था तो कोई पॉलिटिकल फिगर लाते हैं ना। वहां बहुत से लोग हैं जैसे दीपक सिंह हैं और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप जिनको लेके आए हैं वो तो पहले अमेठी में लगे थे, बाद में उनको अमेठी से हटा के रायबरेली भेज दिया गया था। तो आप लाते कोई पॉलिटिकल फिगर तो मैं मानता कि चलिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अब देखिए क्या है कि हम आपकी खुशी के लिए तो नहीं लाएंगे किसी को, नहीं, अपने समर्थकों की खुशी की बात करिए। जी मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं। जैसे के एल शर्मा जी है, वो 99 के बाद से लगातार दोनों सीटों के लोगों से लगातार निरंतर टच में रहे और जहां भी जनमानस का काम होता है के एल शर्मा जी कराते हैं, आप भी जानते हैं। जिस व्यक्ति की स्वीकार्यता जन जन में होगी उसी को तो टिकट दिया जाएगा। और मैंने तो कहा कि वो फिर भी पार्टी के बहुत सीनियर नेता है। आज अमेठी में स्मृति ईरानी के प्रति इतना गुस्सा है कि आप किसी भी नए से नए कार्यकर्ता वो पार्टी खड़ा कर देती तो उनको हराने का काम करता। अब आप कहेंगे कि फिर चर्चा ये रणनीति है या फिर कोई डर है? बस 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड। देखिए डर नहीं है इस पे। देखिए ये मालिक नौकर वाला संबंध भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे यहाँ तो पार्टी इस तरीके से राजभर जी बीच में ना बोलो, राजभर जी बीच में ना बोलो। वन मैन शो होता है भाई आप लोगों के यहाँ पर। अभी मोदी जी ने बुला लिया तो भागे भागे चले आए, अमित शाह ने भगा दिया तो भागे भागे चले गए। ऐसे नहीं होता हमारे। ओके, मैं संजय चौधरी को इनवाइट करता हूँ डिबेट में। भाई संजय चौधरी जी, ये किसी को लड़ाएं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जिसको भी लड़ाएंगे हम उसको हराएंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अमेठी और रायबरेली के गरीब तबके के लोगों के कल्याण के काम किए हैं। निश्चित रूप से जानिए कि भारतीय जनता पार्टी दोनों संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल करेगी। दरअसल अब राजनीति बदली है। अब वो राजनीति नहीं रही कि जब चुनाव का समय होता है नेता कुर्ता पजामा पहन के जनता के बीच में आता है। अब वो नेतृत्व चाहिए जो 24 घंटा 7 दिन जनता के बीच में रहे। एक तरफ वो है जो हमेशा जनता के बीच में रहने वाला नेतृत्व है, एक तरफ वो है जो हारे या जीते, जीतने के बाद भी अपनी संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी जी दिखाई नहीं देती और हारने के बाद भी राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। यह परिवर्तित राजनीति का दौर है जिसमें जनता अपना कल्याण चाहती है। उसे लगता है उसके जीवन के अच्छा, आपको बड़ी हुक चढ़ी है कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ी, राहुल क्यों नहीं लड़े? अभी लड़ते तो आप कहते परिवारवाद है। ब्रजेश भाई कैसे लड़ सकते हैं? पिछली बार जब अमेठी से राहुल गांधी हारे तो उनके चुनाव का प्रबंधन तो प्रियंका जी संभाल नहीं थी। वो उत्तर प्रदेश की महासचिव थी। महासचिव के बाद विधानसभा और लोकल बॉडीज में क्या चुनाव परिणाम रहे ये आपको भी पता है, हमको पता है। जो अपने नेतृत्व में लगातार हार का सामना हर चुनाव क्षेत्र में उठा रही हो, अपने भाई को भी न जिता पाने का जिसमें असमर्थता हो, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव में जाने का साहस कर सकती हैं और इसीलिए वो चुनाव से दूर और आपको लगता है कि अगर वो लड़ते तो परिवारवाद वाली बात होती ना? नहीं, कैसे लड़ते? अगर लड़ते तो परिवारवाद होता ही नहीं होता है जिसको अगर लड़ते तो नहीं, अरे देखो मैं समझता हूं कि वो उस पर होगा कि जो नेतृत्व करने वाला है वो नेतृत्व से भाग क्यों रहा है। देखिए, युद्ध के मोर्चे में अगर सेनापति मैदान पर नहीं खड़ा है तो मानिए कि सर यही बात तो कैसरगंज वाले पूछ रहे हैं कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों भाग गए, इनको टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी की इच्छा से ही टिकट मिला है तो मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब अब बीजेपी ब्रजभूषण की इच्छा से चलेगी सर? अच्छा, ये तो बड़ी नई डिस्कवरी पता चली। बीजेपी में तो ऐसा नहीं, आप देखिए ना, क्यों राहुल की इच्छा से राहुल को टिकट नहीं मिला क्या? प्रियंका जी ने इच्छा व्यक्त की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो आप भी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। सर ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि ब्रजभूषण की इच्छा से टिकट मिला। हेडलाइन मिल गई, मिल गई। नहीं, बिल्कुल, ये तो इन्होंने देश की महिलाओं के सम्मान पर। और सर किस परिवारवाद की बात कर रहे हो? ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, प्रतीक भूषण शरण सिंह विधायक, करण भूषण सिंह सांसद लोकसभा प्रत्याशी,
और आपने एक नई बात जोड़ दी, ब्रजभूषण की इच्छा से टिकट मिला है, तो ये तो सर ब्रेकिंग न्यूज है। नहीं, बिल्कुल मामला फंस गया सर। नहीं, ये तो हरियाणा की 10 सीट निश्चित रूप नहीं, से अनिल जी बीच में ना बोलिए सर, अनिल जी बीच में नहीं प्लीज। वहां के सांसद शामिल हैं, बहुत बढ़िया बात याद आ गई। वहां के सांसद उस निर्णय में शामिल है, उसी के आधार पर उन्हें टिकट मिला है। संजय चौधरी चाह रहे हैं हमारी जान छूटे और सवाल। ओके बताइए भाई। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए साहब है थोड़ा ये भी कुछ कहना। देखिए ब्रजेश जी, संजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। और ये क्यों हत्थे से उखड़ गए अनिल यादव? नहीं, सही कह रहे थे। मतलब प्रत्याशी भी नहीं उतारो और मतलब ये भी कहें। नहीं, अनिल जी सही कहे। देखिए एक इसमें सीरियस डिस्कशन ये है कि संजय जी ने बोला कि ब्रजभूषण जी की मर्जी से टिकट मिला। देखिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर को टिकट दिया है। आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जरा गूगल करवा लीजिएगा ये लोग कौन थे। ये आपने तो भगत राम मिश्रा को भी टिकट ये दिया, घोषित आतंकवादी के सामने ये भी लोग जानते। अरे सर, ये सैफुल्लाह फारूक और तारिक मीर घोषित आतंकी थे, घोषित आतंकी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक को 2014 में असेंबली का टिकट दिया और एक को वहां से निकाय का टिकट दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है ब्रजेश जी, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। दूसरी बात, अभी अरुण जी ने बोला था डरो मत लड़ो। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है? क्या जम्मू कश्मीर भारत का अंग ये नहीं मानते हैं क्या? हमें तो नहीं पता। आपका इतना बड़ा चैनल है, पत्रकार है, जरा बता सर कश्मीर की डिबेट होती तो आपको जवाब देते। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। नवेद भाई बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? इनकी हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ें, क्योंकि जनता इनको करारा जवाब दे दी। अरे अगर अरुण राजभर जी से मैं बोल रहा हूं, डरो मत लड़ो, जम्मू कश्मीर जाओ और लड़ो। कौन? तब उनको भारतीय जनता पार्टी मिल रही है। तो उनसे राजभर से क्या मतलब है? बोल रहे हैं ना डरो मत लड़ो। हाँ। आप प्रधानमंत्री जी से बोलिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलिए कि जम्मू कश्मीर जाओ और चुनाव लड़ो। दूसरी बात, ऑन अ सीरियस नोट, संजय जी वेट करिएगा, मौका दूंगा आप अपनी बात। सीरियस नोट, नवेद भाई और वीरेंद्र सिंह जी की बात को मैं क्लब करता हूं। वीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति शो करते हैं, फिर वो पैसा देते हैं, फिर कहते हैं ज्वेलरी अपनी वो रख करके आओ। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की महिलाओं को मजबूर कर दिया है कि वो जा करके गोल्ड लोन लें और अपना घर चलाएं। क्योंकि जब 2014 में ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी आई थी तो देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 200 लाख करोड़ हो गया। प्रत्याशी दे दिए ब्रजभूषण के बेटे के सामने। देखिए आज की तारीख में प्रत्याशी का कुछ है क्या आपका? ब्रजेश जी मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि रोके हुए थे, ये कहां टिकट दे रहे थे, इसीलिए नवेद भाई ये भी वहीं से पूछ के दे रहे हो, सुनिए, जहां से पूछ के संजय चौधरी दे रहे थे। देखिए भाई कमाल का आदमी, जिससे सब कोई पूछ के टिकट दे। ब्रजेश जी आज की तारीख में XYZ किसी को भी टिकट दे दो, जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी। ये आपने मान तो लिया कि आप नहीं लड़ रहे हो। जनता लड़ रही है, हम ये मान रहे हैं जनता लड़ रही है, हमारे बिहाफ पर जनता चुनाव लड़ रही है और जब जब जनता चुनाव लड़ती है तब तक। ओके, अब आपके दोस्त अरुण राजभर को लाना चाहता हूं। क्या तकलीफ थी भाई, आप बोलिए। आप इनसे बोलिए कश्मीर आप रुक जाओ। कश्मीर से क्या मतलब, बेचारे घोसी में लड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत जबरदस्ती बात कर रहे हैं। वहां बोलिए। चुनाव लड़ रही है और ये तो बहुत सही समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। सही बात है, क्योंकि जनता योजनाओं का लाभ पाई है और जनता ही चुनाव लड़ करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रही है। इन लोगों के इतिहास को अगर देखेंगे तो 28 साल वाले कोई लोग पर्चा भी भरे हैं और पर्चा भर ना पाने वाले भाग करके कहीं और चले गए। इन्हीं के लोग अभी लखनऊ में 2-2 पर्चा भर रहे हैं, खुद ही तय नहीं कर पा रहे लड़ाना किसको है और लड़ेगा कौन। ये नई टेक्नोलॉजी है, आप लोग को बहुत समय लगेगा सीखने में। इसीलिए तो इस टेक्नोलॉजी का पूरे प्रदेश के लोग इसका अच्छा, आपसे कुछ भी बोलते हो तो ये विपक्ष वाले आपके पापा के पुराने वीडियो चला देते हैं, ये बड़ा असहज कर जाता है। नहीं, ये अनिल यादव को ऐसा करना नहीं चाहिए था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से ये लोग डरे हुए हैं, ये झूठ फैलाने में माहिर है। इनसे पूछिए कि संविधान कब 2022 में भी खत्म कर रहे थे, नहीं खत्म हुआ। आरक्षण 2022 में भी खत्म कर रहे थे, नहीं हुआ। तो इनके संविधान, इनके पार्टी खत्म हो रहा है, इनके जनाधार खत्म हो रहे हैं। मेरा सवाल है अरुण अनिल जी रुकिएगा, हाँ इनको बोल लेने दी पहले। अब देखिए ये झूठे अब सवाल पूछने लगेंगे। क्यों ना पूछे सवाल, क्यों आप नहीं चाहते हो कि आपसे कोई सवाल पूछे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं। रुको, फिर अनिल के सवाल ले लेते। रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। नहीं रुक जाओ, 1 सेकंड रुको। पूछे अनिल जी, पूछे क्या पूछ रहे थे? मैं बस इतना जानना कि सत्ता का अहंकार है इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं 50% आरक्षण की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए बढ़ जाना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही, इनका क्या स्टैंड है? हाँ, आप सब सुनो, जवाब सुनो। अब आप जान लीजिए। अरुण बोलो। जब आपको मौका दिया 55 साल, देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, तमाम वंचित वर्गों ने जब मौका दिया, तो आपने न तो महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था, बीच में ना बोलिए, ओबीसी वर्गों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? एनडीए सरकार ने दिया। रोहिणी कमीशन का गठन किसने कराया? एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने कराया। और ये रिपोर्ट स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस ने अति पिछड़ों का हक लूटा, समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़ों का हक लूटा, क्या हुआ के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, इनका जवाब नहीं बच रहा है। पूरे देश के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने ओके, मैं नावेद जी धन्यवाद में घोषी छड़ी, थोड़ा रुकिएगा, अभी थोड़ा संजय जी से बात करूंगा। हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या वो राजनीतिक कारण आप तलाश पाए जिसकी वजह से राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना पड़ा? कोई राजनीतिक कारण खोज पाए? नहीं, राजनीतिक कारण है बिल्कुल। 80 सीटों में एक सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और कांग्रेस इतनी एक सेफ जो उनको सीट लगी वहां आ गए। उनको लगा कि भाई हम दूसरी बार हार गए उत्तर प्रदेश में तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है यही कारण होगा। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आज की चर्चा के विषय में। एक तो ये कि बार बार एक चर्चा हो रही है, मुझे लगता है वो ऑब्जेक्शनेबल है। एक बात ये कि ये उनके घर की सीट है, ये पारंपरिक सीट है, ये उस घराने की सीट है। अरे लोकतंत्र है, कोई घराना वराना नहीं होता है, कोई सीट किसी की नहीं होती है, ये जनता की सीट होती है। कोई जरूरी है कि सोनिया परिवार, गांधी परिवार, नेहरू परिवार वहां से लड़े? किसी की कोई, भाई गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की भी सीट मैं नहीं मानता हूं, वो जनता की सीट है। पर राहुल ने ट्विटर पर लिखा विरासत में माने, तो गलत है। विरासत है ही नहीं, लोकतंत्र में कोई विरासत नहीं है। जनता तय करती है ये किसकी विरासत है, और हर चुनाव में वो ये तय होता है। एक चीज। दूसरा मुद्दा यह है कि हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, भाई कांग्रेस किस सीट पर किसको लड़वाए, ये उसका अधिकार है। पर अनिल को ऑब्जेक्शन था आपके पॉइंट। नहीं, वो मैं उस पर भी आ रहा हूं, कांग्रेस किसको लड़वाती है? अपने घर के लोगों को लड़वाती है, कमजोर को, पीएस को करवाती है, चपरासी को लड़वाती है, जनाधार के नेता को लड़वाती है, नेहरू परिवार, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन तीसरी बात हमने जो अपनी आंखों से देखी, हम जनता की बात अगर करें, 3 दिन से हम लोग सिर्फ टीवी पे बैठते नहीं है, ग्राउंड पे भी रहते हैं, और जनता को हमने देखा, और आपकी जनता को देखा। आप मतलब कांग्रेस के वर्कर्स और कांग्रेस को वोट डालने वाले अमेठी और रायबरेली के लोगों के व्यूज देखे सैकड़ों की संख्या में हर कोई ये कह रहा था, 100 में 100 लोग कह रहे थे कि भैया अमेठी से जो है वो राहुल जी लड़ें, रायबरेली से प्रियंका जी लड़ें, हम जिताएंगे, लड़ना पड़ेगा, हम भावुकता से कह रहे हैं, हम जिताएंगे। ये 100 में 100 लोग कह रहे थे। हम जनता की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम जिताते रहे। ये कांग्रेस की समर्थकों की भावना है। कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस वोटर और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे कि भाई राहुल जी को डरना नहीं चाहिए। आज 3 बजे तक तो अनिल यादव को भी नहीं पता था, इनको क्या पता कि ये बात अपने वोटर, अपने समर्थकों का जब पता चला तो आ गए डिफेंड कर रहे हैं, तो पालन करना चाहिए था। थैंक यू। मैं संजय चौधरी जी, आप कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड सर, बोलिए। देखिए, कुछ लोग पुराने वक्तव्यों को याद दिला रहे थे। मुझे लगता है कि पुराने वक्तव्यों की बात अगर जाएगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मध्य प्रदेश के चुनाव के समय सार्वजनिक सभा में अखिलेश यादव ही तो कह रहे थे कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट नहीं देना चाहिए। तो उन वक्तव्यों को लेकर बात अगर की जाएगी तो फिर मुलायम सिंह यादव को इमरजेंसी में जेल किसने डाला, इसकी भी बात की जाएगी। राजनीति का आज का यथार्थ यही है। आप ये चाहते हैं कि जो राजभर जी ने कहा वो सब भूल जाएंगे? देखिए, राजनीति में तो जनता ही निर्णय करती है, लेकिन जनता को वो नेतृत्व चाहिए जो उसके बीच में रहे, सुख दुख में उसके साथ रहे, उसके लिए जीवंत रहे, उसके लिए काम करे और विकास के लिए निश्चित रूप से उसको साथ रहकर आगे बढ़ाए। भूल जाओ भाई, सिर्फ इतना कहना, क्यों तो राजभर जी पीछे पड़े हो? जी बस इतना कहना चाहता हूं कि ये बात, इस बात से मैं सहमत हूं कि निश्चित तौर पर चाहे अमेठी की जनता हो चाहे रायबरेली की जनता हो, चाहती थी कि भाई प्रियंका जी राहुल जी आए, जो बतौर कार्यकर्ता हम लोग भी चाहते थे। लेकिन पिक्चर लार्जर पिक्चर है। ये जो चुनाव है सिर्फ 2 सीटों तक सीमित नहीं है, देश का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और फैसला जो होगा, जब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे तभी जाके भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अमेठी में कौन लड़ेगा इससे फूलपुर गोरखपुर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आरक्षण खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो निश्चित तौर पर पूरे देश में फर्क पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज डिबेट में शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।